हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन स्टार्ट किया था और फंक्शन की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम उसी को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। तो आज हमारा डिस्कशन होने वाला है वो दो बेसिक पॉइंट्स पे होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, एंड देन उसके बाद हम रियल फंक्शन डिस्कस करेंगे कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि फंक्शंस की जो फॉर्मूला वाली रिप्रेजेंटेशन थी उसके साथ थोड़े से हम और कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है ना। तो आज का ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, ये दो बेसिक चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इनके बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इक्वल फंक्शंस। दो फंक्शन इक्वल कब होंगे। ठीक है ना। तो मान लो आपको दो फंक्शन दे रखे हैं f and g। f and g, these are two functions। तो हमें देखना है कि ये इक्वल कब होंगे। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? तो सबसे पहले फंक्शन f and g are said to be equal, if कंडीशन ये है भाई, सबसे पहले डोमेन ऑफ f शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ g। ठीक है ना। f और g जो फंक्शन है उनकी डोमेन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर एक भी पॉइंट का डिफरेंस आता है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इक्वल नहीं है। ठीक है। दूसरा आता है फिर इनकी जो कोडोमेन है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g। ठीक है। कई बार इसमें हम रिलैक्स कर भी सकते हैं इस कंडीशन में। कई बार आपको फंक्शन दे दिया जाएगा डेफिनेशन और क्या कहेगा कि इक्वल है या नहीं है, तो वहां पे डोमेन हमें अपने आप से निकालनी है, तो कोडोमेन हम और रियल नंबर मान के चल पड़ते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन इज fx शुड बी इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। जो डोमेन है ना सेम है दोनों की, तो कॉमन हो गई एक तरह से। तो पॉइंट वाइज फंक्शन इक्वल होना चाहिए। हर पॉइंट पे फंक्शन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम आउटपुट आपको दे रहे हो, तो ही हम क्या करते हैं, इन तीनों कंडीशंस को मिलाने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि दो फंक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले आप डोमेन देखो, डोमेन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, फिर कोडोमेन सेम होनी चाहिए, और उसके बाद फाइनली पॉइंट वाइज फंक्शन की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, सेम दोनों फंक्शंस की। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो मैं फंक्शन a ले रहा हूं फ्रॉम a टू b, और ऐसे g एक फंक्शन ले लेता हूं मैं a से b पे। ठीक है। a इज सपोज करो 1 and 2, b को मैं ले लेता हूं 3 and 6। ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शंस ले रहा हूँ। fx की जो डेफिनेशन है वो है 3x, gx की जो डेफिनेशन है वो है x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे f और g क्या है। तो सबसे पहले f की बात करते हैं। तो fx की डोमेन क्या है, तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g व्हिच इज द सेट a, सेट इज 1, 2। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g व्हिच इज इक्वल टू द सेट b, दोनों में सेम है। अब बात करते हैं पॉइंट वाइज डेफिनेशन। f क्या कर रहा है पहले ये देखते हैं, हम तो एरो डायग्राम से देखते हैं एक बार। दिस इज a, दिस इज b, यहाँ पे 1 और ये 2, यहाँ पे मान लो 3 and 6। तो 1 को कहाँ भेज रहा है, f क्या करता है 3 टाइम करके भेजता है, तो 1 को कहाँ भेजेगा 3 पे, 2 को कहाँ भेजेगा 6 पे। तो दिस इज द फंक्शन f। ठीक है। फिर हम g पे यहाँ लिखते हैं g को। g की डोमेन है 1, 2 a से, और कोडोमेन क्या है 3, 6। तो g क्या करेगा अभी, 1 को कहाँ भेजेगा, तो g क्या करता है x को भेजता है x स्क्वायर प्लस 2 पे, तो 1 को कहाँ भेजेगा 1 स्क्वायर प्लस 2, तो इसका मतलब 1 को 3 पे भेजेगा, 2 को कहाँ भेजेगा 2 स्क्वायर प्लस 2, 6 पे भेजेगा। तो यहाँ पे दिस इज द फंक्शन g। तो सबसे पहले देखो दोनों की डोमेन सेम थी, फिर उनकी कोडोमेन भी सेम आ गई, फिर फाइनली हमें पता चला कि पॉइंट वाइज वैल्यू भी सेम दे रहे हैं डोमेन के ऊपर। 1 को ये 3 पे भेज रहा है, ये भी 3 पे भेज रहा है, 2 को 6 पे भेज रहा है, ये 6 पे भेज रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि तीनों कंडीशंस यहाँ पे क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो हम क्या कहेंगे f इज इक्वल टू c। ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है यहाँ पे। ठीक है।
तो इस तरह से आपको चेक करना होता है कि दोनों के फंक्शंस की डोमेन सेम हो, कोडोमेन सेम हो, फिर पॉइंट वाइज वैल्यू भी क्या है सेम आए, तो हम क्या कहते हैं बोथ द फंक्शंस आर इक्वल फंक्शंस। क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल में लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन हम उसको लेके चल रहे हैं। तो आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। एक फंक्शन है आपके पास, मान लो fx, fx जो फंक्शन है वो है x plus 4, x कैन बी एनी रियल नंबर। ये तो डोमेन बता दी उसने, x कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। इसका मतलब f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले भी सकते हो, चलो मैं लिख ही देता हूँ, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r। gx एक फंक्शन है, ये भी r से r पे डिफाइन किया गया है, और g की डेफिनेशन है वो ये है भाई, x square minus 16 upon x minus 4 when x is not equal to 4, और जब x 4 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू दी है 8, ठीक है। तो इसको समझो, इसका क्या मतलब होता है इसे लिखने का, या इसका मतलब क्या है कि x आप कुछ भी रखो और आउटपुट x plus 4 आएगी। अभी इसका मतलब क्या है कि x अगर 4 नहीं है तब तो ये ब्रांच काम करेगी, और x अगर 4 है तो ये ब्रांच काम करेगी। अब कह रहा है कि गिवन है यहाँ पे fx is equal to gx, f और g दोनों सेम है, तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड k की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। तो करते हैं बात। तो दो फंक्शन अगर इक्वल हैं तो सबसे पहले उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। अब डोमेन अगर पहले फंक्शन की देखें तो सब कहीं डिफाइंड है या नहीं भाई, डोमेन का मतलब आपका फंक्शन डिफाइंड है, तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। इसकी डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर। क्यों भाई, क्योंकि 4 के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन है, और एक पॉइंट पे दिक्कत है, वहां पे उसने k वैल्यू दे दी, तो ये फंक्शन भी सब कहीं डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g which is equal to all real number। तो पहला केस तो हो गया। दूसरी बात है कोडोमेन, तो इसकी भी रियल नंबर है, इसकी भी रियल नंबर है, तो कोडोमेन भी दोनों इक्वल, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g, तो ये चीज भी इक्वल है। तो थर्ड क्या आता है, पॉइंट वाइज डेफिनेशन। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं, डिफाइन करता हूं, इसको फैक्टराइज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, x minus 4 into x plus 4 upon x minus 4। ये कब है, जब x 4 के इक्वल नहीं है, और k कब है, जब x 4 के इक्वल है। तो जब x 4 के इक्वल नहीं है तो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो कैंसिलेशन हो सकता है, कैंसिलेशन होगा तो अगली ब्रांच में हो जाएगा x plus 4 आएगा, ये कट जाएगा इससे। तो x plus 4 कब, जब x 4 के इक्वल नहीं है, और k कब है, जब x 4 के इक्वल। तो क्या है थर्ड कंडीशन कि fx और gx दोनों सेम वैल्यू देनी चाहिए। तो एक चीज देखो, दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है हर पॉइंट पे, ठीक है। तो जब x 4 के इक्वल नहीं है तो ये कितना है, x plus 4, ये भी कितना है, x plus 4, तो डेफिनेशन ही सेम है, तो इसका मतलब इन पे तो वैल्यू सेम आएगी। तो हमारा जो डाउट है वो 4 को लेके, तो सिंस फंक्शंस आर इक्वल देन f at 4 should be equal to g at 4। कोई कहेगी और फंक्शन और पॉइंट्स पे बात क्यों नहीं कर रहे भाई, और पॉइंट्स पे ये भी x plus 4 है, ये भी x plus 4 है, तो बाय डिफॉल्ट इक्वल है, तो यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो f की वैल्यू 4 पे बताओ भाई क्या है, तो f की वैल्यू 4 पे आप देखोगे तो 4 plus 4 है, जबकि g की वैल्यू 4 पे कितनी है भाई, k है। तो यहाँ से आप देख सकते हो k को कितना होना पड़ेगा, 8। अगर मैं k को 8 लेता हूँ तो ये फंक्शन इक्वल है, अगर k 8 के अलावा कुछ और हुआ तो फिर ये फंक्शन इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f और g इक्वल तब होंगे जब k कितना हो, 8 हो। इफ एंड ओनली इफ k is equal to 8, k अगर 8 है तो फंक्शन इक्वल है, अदरवाइज ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, ठीक है भाई। क्लियर है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगला टॉपिक हमारा रियल फंक्शंस की, रियल फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। इक्वल फंक्शंस के और भी एग्जांपल आएंगे आगे, लेकिन वो बाद में करेंगे हम सब, थोड़ा सा और जो फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ चुके होंगे उसके बाद। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम यहाँ पे, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन और एक होता है रियल फंक्शन, ठीक है। एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल फंक्शन, क्या फर्क है इनमें। तो मान लो f एक फंक्शन है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है। फंक्शन कहां से लाया है, a से b पे, तो इसका मतलब फंक्शन की जो डोमेन क्या है, वो डोमेन है a, और ये क्या होती है कोडोमेन, कोडोमेन क्या है b, ठीक है ना। फंक्शन a से b पे डिफाइन किया गया है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जो आउटपुट कैसी ले, रियल नंबर्स ले, इसका मतलब उसकी जो आउटपुट है वो रियल नंबर का क्या मिलेंगे, सबसेट मिलेंगे। तो रियल वैल्यूड फंक्शन की मैं बात करूं
तो ये फंक्शन रियल वैल्यू नाम से पता चला, जो रियल वैल्यू ले तो रियल फंक्शन इज सेट टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन इफ इट टेक्स रियल आउटपुट्स। रियल आउटपुट में मतलब रियल नंबर्स, ठीक है ना। रियल आउटपुट से मेरा मतलब है रियल नंबर। तो जो आउटपुट आए वो क्या है, रियल नंबर आए। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन इफ इट टेक्स ओनली रियल आउटपुट्स, ठीक है ना। इफ इट टेक्स ओनली रियल आउटपुट्स, ठीक है। तो रियल नंबर इसके आउटपुट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज जो रेंज होगी ना, रेंज होगी जो फंक्शन की, वो किसका सबसेट मिलेगी, रियल नंबर का सबसेट मिलेगी। ये तो मतलब, क्योंकि जो आउटपुट्स का कलेक्शन होता है वो रेंज होता है, तो अगर रेंज रियल नंबर्स का सबसेट है तो फिर उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखो जो हमने फंक्शन पढ़े हैं पिछले क्लास में या आज जो भी पढ़े हैं, वो आप देखोगे हमने सारे फंक्शंस में आउटपुट रियल आ रही थी, तो आपको लगेगा कि रियल ही होते हैं फंक्शन। तो ये क्या मतलब है, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलने का मतलब क्या है। तो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। मान लो एक सेट है ए, ठीक है, उसमें आप कुछ बच्चों के नाम ले लो, 10 स्टूडेंट्स के। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ये सेट है A is set of all students in a class, ठीक है। क्लास है, मान लो 11th क्लास है, और इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सेट ले लिया मैंने, ठीक है। और इसमें मान लो आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट्स आते हैं सपोज करो, ठीक है। बी सेट मैंने क्या ले लिया, बी इज सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है उनका सेट ले लिया मैंने। तो इसका भी रियल नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है मतलब तो उस सेट में क्या है, 30 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद बी क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं ए से बी पे, ठीक है। फंक्शन ए से बी पे मतलब यहां से यहां तक है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट लूं, एक्स एलिमेंट क्या होगा, स्टूडेंट होगा कोई, तो स्टूडेंट लो तो क्या आएगा, fx इज इक्वल टू क्या आएगा, इनिशियल लेटर ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट x। जो मान लो मैंने एक स्टूडेंट लिया है, उसका जो नाम है उसका इनिशियल लेटर मैंने पिक कर लिया, ठीक है। तो वो होगा fx, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट है, मान लो सौरभ, उसको पिक किया, तो f ऑफ सौरभ, अब यहाँ मैं लिखूंगा f ऑफ सौरभ, तो ये कितना आएगा, s आएगा। स्टार्टिंग लेटर क्या है, s है। तो अब देख सकते हो ये फंक्शन होने वाला है, क्यों, क्योंकि हर कैंडिडेट का नाम है वो, हम ये मान के चलते हैं कि किसी हर कैंडिडेट का नाम है वो इंग्लिश अल्फाबेट से शुरू हुआ है। ऐसा ना हो कि आप कुछ और ही बना के बैठे हो, ठीक है ना, वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं नाम को, ठीक है। इंग्लिश मतलब उसको हम लिख पा रहे हैं इंग्लिश में, और उसके बाद उसको पिक करना है। तो इसका जैसे स्टार्टिंग नाम का फर्स्ट लेटर क्या है, एस, तो ये कहां चला गया, एस पे। तो हर कैंडिडेट का नाम किसी न किसी लेटर से शुरू होगा, तो वो उस लेटर पे चला जाएगा, और हर कैंडिडेट का नाम एक ही लेटर से शुरू होगा। तो इसका मतलब हर मेंबर को एक आउटपुट मिलेगी, और वो आउटपुट क्या होने वाली है, यूनिक होने वाली है। तो दिस इज ए फंक्शन। तो इसको आप सोच के देखना, दिस इज ए फंक्शन। आप सोच सकते हो, जैसे आप क्या करना, ट्राई करना, सिंपल सा 5 लोगों के नाम लिख लेना, और उनको आप एक एरो डायग्राम बना के देखना, वहां से आप रियलाइज करोगे कि वो ऐसा जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, इसे भी एक्चुअली क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे आप देखो जो आउटपुट है, आउटपुट एक्चुअली क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स आ रहे, रियल नंबर थोड़ी ना। तो दिस इज नॉट ए रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनकी जो आउटपुट है वो क्या है, रियल नंबर्स आए, ठीक है। जबकि रियल फंक्शन क्या होते हैं, और भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। रियल फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनकी डोमेन भी रियल नंबर का सबसेट हो और रेंज भी रियल नंबर का सबसेट हो, ठीक है ना। तो ए फंक्शन सच दैट, रियल फंक्शन की बात करें, डोमेन ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ r एंड रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ r। अगर ऐसा है, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन बोलते हैं। तो रियल वैल्यूड में क्या है,
यहाँ पे कंडीशन नहीं है, ए पे कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता है मतलब ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन इसमें रियल जो डोमेन है वो भी रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए और रेंज भी रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो एक ऐसा फंक्शन अगर मान लो आपसे पूछ लूं मैं रियल वैल्यू बताओ जो रियल ना हो, तो क्या करेंगे? ज्यादा एक एग्जांपल हम बनाना चाहते हैं, एक ऐसा फंक्शन है एफ इज फंक्शन जो कैसा है, रियल वैल्यू तो है लेकिन रियल नहीं है। तो इसका मतलब कहाँ दिक्कत करेंगे हम? डोमेन पे दिक्कत कर देंगे, क्योंकि रेंज तो दोनों में ही रियल नंबर आनी चाहिए। तो डोमेन पे हम क्या कर देंगे, दिक्कत तो यही कर देता हूँ। देखो मैं फंक्शन क्या ले रहा हूँ, फंक्शन ले रहा हूँ ए से लेके आर पे, ठीक है, ए से लेके एन पे, नेचुरल नंबर्स। एन क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर्स हैं। ए क्या है? ए यही है भाई, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11। तो देखो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स किसी भी स्टूडेंट को पकड़ूंगा तो इसको क्या दूंगा, नंबर ऑफ लेटर्स इन द नेम ऑफ एक्स। एक्स का जो नाम है उसमें जो जितने लेटर्स आएंगे ठीक है ना, उतने लेटर्स हम लेके क्या करेंगे, वो उसकी क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो हमेशा क्या आएगी, नेचुरल नंबर आएगी। और नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? अभी रियल नंबर का सबसेट। तो दिस इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन बट नॉट ए रियल फंक्शन, ठीक है ना। तो रियल वैल्यूड में सिर्फ आउटपुट पे कंडीशन लगती है, रियल में दोनों पे कंडीशन लगती है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन थी, आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ऐसी चीजें ना आपने एग्जांपल नहीं किए हो तो आपको ऐसा लगता है कि सारे फंक्शन ही रियल फंक्शन होते हैं, क्योंकि हमने जो एग्जांपल लिए हैं अभी तक या लास्ट लेक्चर में जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें सारे रियल फंक्शन थे। तो आपको कभी डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा पहले रियल है, ये क्यों भी बदलेगी डेफिनेशन ला रखी है। ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो स्टडी करने वाले हैं वो कैसे होंगे, रियल फंक्शंस या फिर रियल वैल्यू फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ताकि हम जो फॉर्मूला वाली रिप्रेजेंटेशन थी फंक्शन की उसके साथ थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस क्लियर है, तो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक दो एग्जांपल आप अपने आप बना के देखना, जो ऐसे फंक्शन बना के देखो जो रियल वैल्यूड नहीं है या फिर रियल वैल्यूड है बट रियल नहीं है, इस तरह के, ठीक है ना। एवरी रियल फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं कुछ हम। मान लो fx आपको दिया हुआ है 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9। क्वेश्चन पूछा है फाइंड f ऑफ 2 एंड f ऑफ x प्लस 1, ठीक है। ये फाइंड करने आप क्या होंगे। दूसरा है fx दिया हुआ आपको x प्लस 1 बाई एक्स, कह रहा है प्रूव दैट fx पूरे का क्यूब इज इक्वल टू f ऑफ x क्यूब प्लस 3 टाइम f ऑफ 1 बाई एक्स। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है fx दिया हुआ है आपको 1 बाई 2x प्लस 1 और x के बारे में बताया गया है नॉट इक्वल टू हाफ। इसकी वजह क्या है वो आपको डोमेन पढ़ेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगी, या फिर आप बेसिकली लेके चला करो कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन में कभी भी। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा डोमेन में। तो हमें प्रूव करना है f ऑफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बाई 2x प्लस 3 एंड यहाँ कह रहा है x नॉट इक्वल टू -3/2। तो ये अभी के लिए तो ये चीजें हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस रखती नहीं, आज का जब लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं तब, ठीक है। फोर्थ है fx एक फंक्शन दिया गया है x माइनस 1 बाई x प्लस 1। तो कह रहा है प्रूव दैट f of 2x is equal to 3fx plus 1 by fx plus 3, ठीक। ये चार क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या है, तो इससे हम फॉर्मूला जो वाली रिप्रेजेंटेशन है उससे थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहते हैं। तो f of x ये है, f of 2 क्या होगा? तो भाई f of x का मतलब है यहाँ x है, तो f of 2 का मतलब है x को आप सीधा रिप्लेस कर दो किससे, 2 से। तो मैं कहूँ कि f of 2 बताओ क्या होगा। तो f of 2 क्या आएगा, 3 इंटू में 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस में 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 तो 48, 2 की पावर 2 4 तो 20 आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा। तो दिस इज 57 माइनस 20, तो आंसर विल बी 37। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे कुछ ही थी उसमें बता दी। अब अगर f of x प्लस 1 क्या आएगा, तो भाई यहाँ x है ना, तो x की जगह x प्लस 1 चाहिए आपको। तो राइट साइड में जहां भी x दिख रहा है वहां पे x प्लस 1 रख दो, तो आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 4 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9।
इसको सिंप्लीफाई कर दो बस थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा ये 3, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं सीधा x की 4 प्लस 4x क्यूब, आप करके देख लेना, ये आने वाला है 4x प्लस 1। ठीक है, पहले आप स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करोगे, मैंने सीधा बाइनोमियल लगाई तो आप आगे सीखोगे जाके प्लस 1 में, लेकिन यहाँ आप स्क्वायर करके फिर स्क्वायर कर सकते हो। 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में 9, तो ये फाइनली आपको कितना मिला है 3x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर आएगा, यहाँ से माइनस का 5 हो जाएगा तो प्लस का 13x स्क्वायर बचेगा। यहाँ से अगर देखें कितना आ रहा है भाई 12x माइनस 10x, तो प्लस का 2x सर्वाइव करेगा। कॉन्स्टेंट्स देखते हैं एक बार, तो यहाँ 3 है, यहाँ से 9 है, 3 और 9 कितना आ जाएगा 12, 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस 1। क्लियर, तो ये था सीधा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना होता है आपको। ठीक है, आगे हम करते हैं। सेकंड में fx दिया हुआ आपको x प्लस में 1 बाई x, और कुछ प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो देखो कैसे करेंगे इसमें। तो कह रहा है f ऑफ x और पूरे का क्यूब, अब यहाँ पे इनमें फर्क है, यहाँ पे क्या है fx का क्यूब है, यहाँ पे f ऑफ x क्यूब है, तो यहाँ पे इनपुट x क्यूब है, यहाँ पे पूरा fx निकालने के बाद पूरे का क्यूब किया गया है, तो दीज आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ पहले, तो f ऑफ x इस पूरे का क्यूब किया गया है। अब f ऑफ x क्या है x प्लस 1 बाई x इस पूरे का क्यूब। ठीक है, तो a प्लस b का क्यूब ओपन करते हैं, तो क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b एंड देन a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो ये हो गया कितना x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब। ठीक है, x से x क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 माना हुआ है यहाँ पे, तो कैंसिल हो ही सकते हैं, प्लस में 3 इंटू x प्लस 1 बाई x। अब देखो समझने की चीज आप रियलाइज करो खुद, दिस इज f ऑफ x, तो f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ x क्यूब क्या आएगा, तो f ऑफ x क्यूब कितना आएगा x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब। भाई यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा वो यहाँ लिखा जाएगा, तो f ऑफ x ये है, तो f ऑफ x क्यूब क्या आएगा x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब, तो ये क्या हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ f ऑफ x क्यूब प्लस में 3 टाइम, अब आपको ये लग रहा है f ऑफ x बिल्कुल सही है, f ऑफ x भी है, लेकिन ये चाहता है f ऑफ 1 बाई x। तो आप एक चीज सोचो, f ऑफ 1 बाई x क्या आएगा, तो f ऑफ 1 बाई x क्या आएगा, x की जगह 1 बाई x प्लस 1 बाई x की जगह 1 बाई x। ठीक है, तो ये x जंप करके ऊपर जाएगा, अगले स्टेप में क्या आने वाला है x प्लस 1 बाई x, तो आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो f ऑफ 1 बाई x से कर सकते हैं, व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, हेंस प्रूफ आया समझ में। तो ये ध्यान रखना, कभी कोई सोचिए तो fx आ रहा है f ऑफ 1 बाई x कैसे लिखना है, f ऑफ 1 बाई x भी यही होता है इस केस में। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं, इसमें देखो क्या किया गया है। थर्ड में अगर देखें तो fx आपको दिया गया है, अब f की इनपुट में f ही अंदर रख दिया गया है दोबारा से, तो क्या है यहाँ पे fx कितना है आपका 1 बाई 2x प्लस 1, x बना कर रखा है माइनस हाफ नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है f ऑफ fx निकालो आप, तो इसका मतलब क्या है f ऑफ fx का, कि भाई fx का मतलब क्या है ये, तो x की जगह आप क्या रख रहे हो fx, तो यहाँ पे x की जगह fx रख दो, तो यहाँ आएगा 2fx प्लस 1, सीधा कंपेयर करो ना, fx ये है तो f ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1 बाई 2 इनटू दैट समथिंग प्लस 1, तो यहाँ पे वो समथिंग क्या है fx है, लेकिन फाइनल जो आंसर वो x की टर्म में है, तो अब fx को दोबारा रिकॉल करो x की टर्म में, तो fx तो ये था, तो ये आएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2x प्लस 1 और प्लस में 1 अलग से। ठीक है, तो अब थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, तो नीचे देखो क्या आ रहा है, नीचे एलसीएम आया 2x प्लस 1, बचेगा क्या 2 प्लस 2x प्लस 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा 2x प्लस 1 बाई 2x प्लस 3। ठीक है, ये यही प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें फिर से हमने क्या किया है, फंक्शन की जो फॉर्मूला वाली डेफिनेशन होती है उसमें ये चीजों को पुट किया है, सीधा सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, फोर्थ करते हैं, ये भी इसी टाइप का है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, देखो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे तो आप राइट की तरफ तो जा नहीं सकते, तो बेटर हम राइट से स्टार्ट करें, क्योंकि f ऑफ 2x सीधा आ जाएगा, तो ये सीधा इसकी टर्म में थोड़ी लिख दूंगा, तो मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर लेफ्ट राइट अलग अलग भी कर सकते हो। तो राइट में क्या है 3fx प्लस 1 बाई fx प्लस 3, तो ये लेके चलते हैं, fx की डेफिनेशन है ये हमारे पास, कर दो 3 इंटू
x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन और प्लस में वन बाई x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन और प्लस में थ्री। और अब इसको सोल्व करते हैं तो एलसीएम क्या है, ऊपर एलसीएम आया x प्लस वन, बचेगा क्या 3x माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस वन। जब ये नीचे सोल्व करोगे तो नीचे एलसीएम कितना आया x प्लस वन, बचेगा क्या x माइनस वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आपको गिवन होगी x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ना गिवन है तो आप मान के चलो क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये इसको कैंसिल कर देगा ऊपर जाके। तो फाइनली आपके पास क्या मिला, ऊपर बचा 4x, ठीक है ना, माइनस टू अपॉन नीचे क्या बच रहा है 4x प्लस टू। अब दो से डिवाइड करोगे तो ये आया 2x माइनस वन बाई 2x प्लस वन। अब ये ऐसा ही है, बस x की जगह क्या आ गया है 2x, तो अगर x की जगह 2x आया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ f of 2x सोच के देखो ना आप क्या आएगा, f of 2x कितना आएगा 2x माइनस वन बाई 2x प्लस वन, यही तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, आया समझ में? ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं इसके बाद, इसी टाइप की मतलब डेफिनेशंस पे बेस्ड है। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है जो हम इस टाइप की डेफिनेशन पे बेस्ड नहीं है, वो अलग टाइप में है। तो ये क्वेश्चन है, मान लो f एक फंक्शन दिया गया है a से लेके नेचुरल नंबर्स के ऊपर, ठीक है, इसको हम z पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू n, और फंक्शन ऐसे है कि n के ऊपर आप किसी n के ऊपर कोई भी यहाँ पे n उठाओगे, उस पर आप f अप्लाई करोगे तो ये क्या देगा आपको, तो आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे p आएगी। p क्या है, p इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर डिवाइडिंग सपोज करो n। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो a है, a एक्चुअली इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम फ्रैक्शन वगैरह नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज लार्जेस्ट प्राइम डिवाइडिंग वाला दिक्कत कर जाएगा। तो हम ये मान के चल जाएंगे जो a के अंदर है ना वो भी नेचुरल नंबर है, तो इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, f ऑफ n क्या है p। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहला है रेंज ऑफ f सिंगलटन 3 दिया गया है। ठीक है, रेंज ऑफ f कितना है, सिंगलटन 3 है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 2 है। तो क्वेश्चन है फाइंड सेट a। आगे पूछा है इज a यूनिकली डिटरमाइंड। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन का बहुत ही अच्छा यूज है, इज a यूनिकली डिटरमाइंड। जबकि दूसरा क्वेश्चन इस सेगमेंट में पूछा है वो ये है कि जो रेंज है ना, रेंज ऑफ f है इज इक्वल टू a itself। जो इस फंक्शन की रेंज आएगी, देखो ये तो कोडोमेन हुई ना, तो रेंज जो f की आ रही है वो a के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू a। तो क्वेश्चन है फाइंड a आपको निकालना है, a क्या होगा। ठीक है, और इज a यूनिकली डिटरमाइंड, फिर से ये पूछा गया है कि a यूनिकली निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन और हम कर रहे हैं, ये जेईई मेंस में आया था ये क्वेश्चन। क्या है, f इज ए रियल फंक्शन, f इज ए रियल फंक्शन एंड सेटिस्फाइज द कंडीशन। f एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है, f ऑफ x प्लस 2 टाइम f ऑफ 1 बाई x इज इक्वल टू 3x, ये दिया गया है और बताया गया यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, एक सेट है S क्या है अभी, x वो सारे रियल नंबर सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x इज, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है इस सेट में कितने होंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, तीनों ही काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन है a से, a क्या है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर पे कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो डेफिनेशन को समझो पहले।
f अगर n पे लगा है तो f ऑफ n कितना आ रहा है, p आ रहा है। अब p क्या है, p इज द लार्जेस्ट प्राइम डिवाइडिंग n। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो मैंने n ले लिया 12, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो f ऑफ n या f ऑफ 12 में कहूँ तो इसको सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो डिवाइड कर रहा है कौन है, 3, मानते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने n को ले लिया सपोज करो 20, जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1, तो f ऑफ 20 कितना आएगा भाई, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, इसको डिवाइड करने वाला 5। जैसे मैं कहूँ n मैंने ले लिया 16, तो इसको क्या लिखूंगा 2 की पावर 4, तो f की वैल्यू 16 पे, तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये हम लेके चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या कैसे करेंगे हम डिस्कस। हाँ एक चीज और हम लेके चलते हैं कि हम यहाँ पे 1 नहीं ले रहे भाई, अदरवाइज डेफिनेशन दिक्कत कर जाएगी। हम नेचुरल नंबर 1 नहीं लेंगे, मतलब a के अंदर 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर नहीं पाओगे, फिर ये डेफिनेशन आपकी फेल हो जाएगी, फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो a जो सबसेट हो गया है नेचुरल नंबर माइनस सिंगलटन 1 का सबसेट है। समझ में आया डेफिनेशन किस तरह से काम कर रही है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि इस फंक्शन की रेंज है ना वो 3 है, और a है ना उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2। a इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, लेकिन उसने यहाँ और भी स्पेसिफाई कर दिया कि a के अंदर 2 एलिमेंट है। तो कहना है कि a निकालो, कोई a निकालो, फिर ये बताना क्या a यूनिकली डिटरमाइंड होगा, क्या यूनिक वे में बता सकते हो कि ये होगा, या ये कहोगे कि भाई बहुत से हो सकते हैं। तो देखो करते हैं इसको। तो एक चीज तो क्लियर है कि रेंज जो फंक्शन की है ना उसमें सिर्फ एक ही मेंबर आया है, और वो कौन है, 3। इसका मतलब क्या हुआ, जो a के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट प्राइम नंबर, दोनों को ही डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट प्राइम नंबर 3 है। मानते हो ना, मान लो कोई एक का 3 एक का 2 है, 2 होता तो 2 भी मिलता है यहाँ पे रेंज में, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि जो x जो a के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ x belongs to a, अगर यहाँ x यहाँ पे है, इस a में है, then x will be of this form 2 raised to power suppose करो हम ले लेते हैं अल्फा and 3 raised to power बीटा। लेकिन एक कंडीशन है यार, बीटा है ना वो कम से कम कितना है, 1 है। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 की पावर ही ना मिले। हाँ अल्फा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन बीटा कम से कम 1 है। कोई कहे बीटा 0 क्यों नहीं लिया, बीटा को 0 ले लोगे तो फिर बीटा गायब, 3 गायब नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे 2 हो जाएगा लार्जेस्ट प्राइम 2 होगा, तो आउटपुट कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन आउटपुट ओनली 3 आ रही है, इसका मतलब दोनों नंबर इस तरह के होंगे, ठीक है। तो दोनों नंबर इस तरह के होंगे, तो हमने कंडीशन क्या लगाई, बीटा कम से कम 1 होगा, अल्फा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से बताओ अगर मेरे को ये बनाना हो तो ये बनाने की तो दुनिया भर के तरीके हो गए। कैसे, 3 ले लिया, 9 ले लिया, सही है। 3 को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट प्राइम कौन है, 3। 9 को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट प्राइम कौन है, 3, ठीक है। और 3 ले लिया, 6 ले लिया, और 3 ले लिया, 12 ले लिया, और 3 ले लिया, 36 ले लिया। तो भाई आप इस तरह के कोई भी 2 नंबर ले लो इस तरह के, सच दैट अल्फा 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बीटा 1 से शुरू होगा, इस तरह का कोई भी नंबर ले लो, उसको डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट प्राइम को क्या होगा, 3 ही होगा। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर लेके ए सेट बना दो, तो इसका मतलब क्या आएगा, ए अब जैसे ए पूछा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इज ए यूनिकली डिटरमाइंड। तो हम क्या कहेंगे, नो इट इज नॉट यूनिकली डिटरमाइंड। इन फैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेक्शंस बनाए जा सकते हैं के लिए, ऐसे कितने बना सकते हो आप, इनफाइनाइट बना सकते हो। आया समझ में, आगे चलते हैं। अगले में कह रहा है कि रेंज ऑफ एफ है ना वो ए के इक्वल है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डोमेन क्या है, ए है, और कोडोमेन कोडोमेन नेचुरल नंबर थी, नेचुरल नंबर थी ना कोडोमेन, लेकिन अब क्या मिला आपको, रेंज जो रेंज है वो ए के इक्वल आ गई। तो क्वेश्चन पूछा है ए क्या होगा, और फिर से कह रहा है क्या ए यूनिकली डिफाइंड है। ये रिलेटिवली थोड़ा आसान है, कैसे भी, रेंज ए। एक चीज बताओ, फंक्शन कैसे आउटपुट ले रहा है, फंक्शन किसी भी आप यहाँ पे एलिमेंट रखोगे उसको एक प्राइम नंबर भी भेज रहा है, तो इसका मतलब जो आउटपुट्स आएंगी वो क्या आएंगी, प्राइम, ठीक ना। तो जो आउटपुट्स आ रहे हैं, आउटपुट, या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ, एफ एन है वो हमेशा क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा, आउटपुट हमेशा क्या आ रही है, प्राइम नंबर। इसका मतलब जो रेंज है, रेंज क्या होगा, प्राइम नंबर्स का सबसेट होगा,
मानते हो सारे प्राइम नंबर नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने सारे नंबर ए क्या है अभी इसका सबसेट है, तो ए क्या है हमें खुद नहीं बता रखा उसने। ए में हो सकता है 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बता दिया था ए में 2 है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप ए के बारे में क्या कह सकते हो कि रेंज है ना, रेंज ऑफ एफ जो दी गई होगी इसकी इक्वल है ए, तो दिस हैज टू बी ए सबसेट ऑफ प्राइम नंबर्स। मानते हो ना कि जो आउटपुट है वो प्राइम है, तो इसका मतलब जो रेंज है वो प्राइम नंबर्स का क्या होगी, सबसेट होगी। तो ए के बारे में क्या कह सकते हो कि ए प्राइम नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। क्वेश्चन है क्या ए यूनिकली डिटरमाइंड होगा, तो वही दिक्कत है ना भाई, ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे हमें यही नहीं पता। फिर मान लो 2 एलिमेंट्स आएंगे तो 2 प्राइम नंबर कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो 3 है तो 3 प्राइम नंबर, बहुत से प्राइम नंबर है, कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, तो क्या कहोगे इज ए यूनिकली डिटरमाइंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, नो, ए इज नॉट यूनिकली डिटरमाइंड। ए को निकालने के बहुत से तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इतना पता है कि ए क्या होगा, ए विल बी ए सबसेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि रेंज ऑफ एफ क्या है, ए है, और रेंज का मतलब क्या है, आउटपुट्स का कलेक्शन। आउटपुट हमेशा क्या आएंगी, प्राइम नंबर्स, तो इसका मतलब ए के अंदर प्राइम नंबर ही होंगे, कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। मान लो कोई कहते हैं भाई कि 12 बिलोंग कर रहा है रेंज ऑफ ए में, रेंज ऑफ एफ में मान लो 12 बिलोंग कर रहा है, तो क्या मतलब है इसका कि एफ ऑफ एन 12 है, ठीक है ना। तो 12 कैसे कह सकते हो, पी क्या है, लार्जेस्ट प्राइम है, तो 12 प्राइम नंबर ही नहीं है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ इसमें प्राइम नंबर ही जाएंगे। तो प्राइम नंबर कितने जाएंगे ऐसा कुछ पता नहीं है, क्योंकि साइज नहीं बता रखा है का, ठीक है। साइज भी बता दे, जैसे मान लो कहते हैं के अंदर 2 एलिमेंट है, तो 2 प्राइम कौन से लोगे, 2 3 ले लो, 2 5 ले लो, 3 5 ले लो, 3 7 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। सो ए इज नॉट यूनिकली डिटरमाइंड हियर, ठीक है। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और ये जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो ये काफी बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। रिसेंट में अगर देखोगे तो आप 2-3 पेपर में आराम से देख पाओगे कि मेंस में आया हुआ है। तो इस तरह का मतलब सेम हो सकता है, स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर दे। तो एफ एक रियल फंक्शन है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है, fx प्लस 2 टाइम f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3x, ये कंडीशन दी हुई है। और x के बारे में बताया गया है कि x नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, उसने क्या पूछा है कि fx इज इक्वल टू f ऑफ -x, इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ऐसे में पहले का हमारा टारगेट क्या है, हम शुरू में क्या करेंगे, fx ही निकालेंगे, fx क्या होगा, ठीक है। तो इनमें देखो क्या होता है, इन इक्वेशन की तरह सोल्व होगा। ये ऐसे सोल्व होगा जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सोल्व कर रहे हो। कैसे, एक इक्वेशन ही होगी मान लो आपके पास, अब इनका आपस में रिलेशन देखो, तो इनका रिलेशन ये है कि एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और यहाँ पे हमेशा ऐसे ही मिलेंगे। x है 1/x है, अगर मैं x की जगह 1/x रख दूं, देखो ये इक्वेशन है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको छोड़ के x कुछ भी हो सकता है, सभी रियल नंबर के लिए ट्रू है, इसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 भी डिफाइंड नहीं है। तो आपको क्या करना है, x की जगह कुछ भी रख सकता है, जैसे 1 रख देता, 2 रख देता, 3 रख देता, तो मैं x की जगह 1/x भी रख सकता हूँ, x की जगह मैं y भी रख सकता हूँ, x की जगह मैं z भी रख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में क्या दूंगा मैं, पुट x इज इक्वल टू 1/x, ठीक है ना। x को मैं 1/x से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है ना। पुट की जगह आप रिप्लेस वर्ड ज्यादा सही रहेगा, रिप्लेस x by 1/x। तो x को अगर 1/x से रिप्लेस किया जाए तो क्या फायदा मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, f of 1/x, ये क्या बन जाएगा 2 टाइम f of 1/1/x करोगे तो x नहीं हो जाएगा, ये आएगा 3/x। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब आपको fx नहीं है ना, तो f of 1/x को आप खत्म करो। तो आप ऐसे सोचो, ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, ये वही वेरिएबल यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो इनको हम सोल्व करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 को एज इट इज रखता हूँ, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लगा देता हूँ नंबरिंग, दिस इज 1। 2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4fx, आगे लिख दिया इसको मैं 2 टाइम f of 1/x इज इक्वल टू यहाँ भी 6/x आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अब 1 से 2 को माइनस कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 - 2, 1 - 2 करोगे तो आप देख सकते हो कितना आ रहा है, -3fx। इसमें से इसको घटाया, -3fx ये कट गया, यहाँ पे 3x माइनस में 6/x, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ इसको -3fx इज इक्वल टू, यहाँ से -3 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आएगा 2/x - x, ठीक है भाई। तो अब देखो -3 से -3 कट गया, तो हमें fx मिल गया। fx क्या आया, 2/x - x, तो दिस इज fx, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो सारे x बताओ कितने x होंगे सच दैट ये इक्वेशन ट्रू।
तो इक्वेशन क्या सोल्व करनी है, जो इक्वेशन दी गई है वो है f of x is equal to f of minus x। करते हैं सोल्व। तो f of x क्या है 2/x minus x। f of minus x क्या आएगा भाई, x की जगह माइनस x रख दो, क्या आएगा माइनस 2/x और माइनस माइनस प्लस x। तो 2/x को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 4/x और x को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 2x। तो यहां से आप देखोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो x स्क्वायर 2 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस रूट। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने x हैं भाई 2 हैं। अब उसने कंडीशन सिंपल सी लगाई थी x क्या नहीं होना चाहिए भाई 0, तो 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे 2 एलिमेंट्स होंगे। मान लो यहाँ पे मैं एक और एडिशनल कंडीशन लगा देता x इज ग्रेटर देन 0। अब x अगर 0 से बड़ा कर दिया है तो फिर एक सॉल्यूशन और हट जाएगा, क्योंकि माइनस रूट 2 फिर सेंस नहीं बनाएगा, तो उस टाइम पे कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, ये आपस में इंटररिलेटेड होंगे, वो आपको देखना है कैसे किया जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन बना के जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म उसको हटा दो, आप सिंपल वाले फंक्शन को सर्वाइव करा दो और वहां से आपको फंक्शन मिल जाएगा, फिर इक्वेशन सोल्व कर दो। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था हमारा आज के लिए फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो हमें सबको पता होना चाहिए, तो हम उनको फंक्शंस की डोमेन, उनकी रेंज और उनके ग्राफ्स, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला लेक्चर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो सबको याद होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आज का आपका काम क्या है, अच्छे से आपको इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो असाइनमेंट आपको दी जाए उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है भाई, लास्ट में इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चन दिए थे उनको एक बार आपको अपने आप से फिर से ट्राई करके देखना है कि कैसे क्या उनका मतलब कैसे हमने उनको सोल्व किया है, किस तरह से प्राइम्स वगैरह का यूज करके उसको सोल्व किया गया है, तो वो आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। क्लियर है? तो आज के लिए